हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो साथियों, आज 1 जनवरी 2026 नव वर्ष का दिन है। एक नई उम्मीदें, नई रोशनी और एक नई प्रतिज्ञा लेने का और उसे पूरे करने का दिन है। आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,62,679 वैकेंसी आ चुकी है। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट समय है। तो जो साथी आपका जीके का पेपर है यूपी कांस्टेबल में, उसमें आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। वो 38 क्वेश्चन जो आपका सिलेबस दे रखा है उससे किस तरीके से आएंगे, तो वो मैं आपको एक टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी पर 1 से लेकर ये 38 तक ऐसे वो डाल देना नंबरिंग, और कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नंबरिंग करते जाना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपका जीके कितना तैयार है। बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट लिया है, आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? उतनी कड़ी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं कई घंटे सुबह से पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जितनी समझ में आनी चाहिए उतनी आवाज बिल्कुल सही है। उतनी आवाज मेरी सही आ रही है? यस या नो करके बताओ सबके सब। क्या उतनी आवाज मेरी सही आ रही है? सबके सब बताइए। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मलेरिया रोग साथी किसके कारण होता है? विज्ञान का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे आपसे पोलियो पूछ लेगा, पोलियो किसके कारण होता है। आपसे टीबी की बीमारी पूछ लेगा कि जो टीबी की बीमारी होती है यह साथी किसके कारण होती है। इसी प्रकार आपसे जो कोरोना है ये किसके कारण होता है। ये जो रोग होते हैं ये रोग होते किसके कारण है, कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये किससे होने वाली बीमारी है? ये साथी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस ये प्रत्येक वर्ष याद रखेगा 25 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? कहोगे सर 25 अप्रैल को ये अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और एक क्विनीन दवा है, कौन सी? क्विनीन नामक दवा। ये जो मलेरिया की दवा है क्विनीन, ये साथी सिनकोना करके एक पौधा होता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से ये दवा प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से ये दवा प्राप्त होती है। इसी में एक चीज याद रखिएगा, एक और इसकी दवा है जिसका नाम है आर्टीमिसिनिन। आर्टीमिसिनिन, इस दवा को 2 यूयू करके एक वैज्ञानिक थी, उनके द्वारा इसको खोजा गया था। उनके द्वारा 2 यूयू के द्वारा खोजा गया था, जिन्हें चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला है। देखिए, पोलियो ये वायरस से होने वाली बीमारी है, टीबी ये जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और कोरोना ये भी बच्चा वायरस से होने वाली बीमारी है। तो पूछेगा मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ आपका बिल्कुल सही है। क्विनीन दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 6-7 पॉइंट पता होने चाहिए। पहले का उत्तर सी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो हमारा हृदय होता है इसमें साथी कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसी के साथ आपको बताना है, जो मछली होती है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप, इनके जो हृदय होता है उसमें साथी कितने कक्ष होते हैं? इन्हीं में एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में कितने हृदय होते हैं? और जो पक्षी इत्यादि होते हैं इनके हृदय में साथी कितने कक्ष होते हैं? देखिए, मानव हृदय में 4 साथी वाल्व भी पाए जाते हैं। मानव हृदय में बाबू कितने वाल्व पाए जाते हैं? कहोगे सर मानव हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। इनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड, एक हो जाता है ट्राइकस्पिड, दूसरा हो जाता है भैया आपका पल्मोनरी। दूसरा क्या हो जाता है? पल्मोनरी। 4 वॉल्व भी पाए जाते हैं जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे। ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए ये 4 वॉल्व पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड, एक को बोल देते हैं पल्मोनरी, एक को बोल देते हैं मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वाल्व, जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों के
हृदय के वाल खराब हो गए, और चौथा हो जाता है ओर्टिक। चौथा क्या हो जाता है? ओर्टिक वाल्व। तो मानव के हृदय में 4 ही वाल्व होते हैं, और मानव के हृदय में 4 ही क्या हो जाते हैं? कक्ष हो जाते हैं। तो हमारा जो मानव हृदय बच्चा, इसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 4 वाल्व मेरे साथ पढ़ो, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल, ऑर्टिक वाल्व। जबकि मछली के इसके 2 कक्ष होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं, मगरमच्छ में 4 होते हैं, पक्षियों में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बताइए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड हार्ट डे ये 19 सितंबर को मनाया जाता है। सबके सब लिख के बताइए कमेंट्स में, विश्व हृदय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। मछली में 2 कक्ष होते, रेप्टाइल्स में 3, मगरमच्छ में 4, पक्षियों में 4, मानव में भी 4। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सूर्य ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो ऊर्जा हमें सूरज से प्राप्त होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भैया, भारत में जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, भारत में हाल ही के आंकड़ों के हिसाब से जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 509 गीगावाट के करीब है। 509 गीगावाट मतलब हमने 500 गीगावाट ऊर्जा का जो एक आंकड़ा होता है इसको पार कर लिया। इसमें से बच्चा 51.5% के करीब, मतलब आधे से ज्यादा, ये हमारी अक्षय ऊर्जा, जिसको आप अक्षय ऊर्जा कह देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, या जिसको आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कह देते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। और इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सौर ऊर्जा या सती सोलर एनर्जी, क्योंकि ये जो सूर्य एनर्जी है इसको सोलर एनर्जी भी कहते हैं। जबकि जो 49 या 48.5% है ये हम लोग परंपरागत जो हमारे स्रोत होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कोयले से, इसमें सबसे ज्यादा कोयला, मतलब भारत में 509 गीगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की क्षमता है। इसमें हम जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादातर अक्षय ऊर्जा से कर रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। और परंपरागत स्रोत से ऊर्जा की बात करें तो कोयला अभी भी साथी पूरे भारत में सर्वाधिक बिजली किससे बनती है? कहोगे सर कोयले से बनती है। तो ये जो सौर ऊर्जा होती है ये नॉन कन्वेंशनल है। कैसी है? नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में ये सौर ऊर्जा आ जाती है, इसको अक्षय ऊर्जा भी कह देते हैं। इसी में बच्चा ये जो पवन ऊर्जा हो जाती है, ये पवन ऊर्जा भी इसमें आ जाती है। इसी में भूतापीय ऊर्जा भी आ जाती है, इसी में भूतापीय ऊर्जा। अब यहीं पर जब बात चली है तो एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि जो सूर्य की ऊर्जा है ये साथी स्तलियन से प्राप्त होती है। ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तारे, क्योंकि सूरज एक तारा है, तारों में जो ऊर्जा बनती है ये कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनती है? अब क्या बताओगे? कहोगे मेरे बड़े भैया तारों में फ्यूजन या सलियन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनती है। इसी में 2 लिख लीजिएगा। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। मेरे साथ बोलो सबके सब, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। जबकि पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा दिवस पूछेगा 26 जनवरी, अक्षय ऊर्जा दिवस पूछेगा 20 अगस्त आपका उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछेगा, 110%। बच्चा छूट के लिए हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रख लो। अक्षय ऊर्जा दिवस मेरे साथ बोलो, देखो मेरे साथ साथ दोहराओ। मैं चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहन अब सभी लोग बाबू क्लास में ही याद कर लो। ये बात आपकी समझ में आ रही है? अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये साथी 26 जनवरी। स्वच्छ ऊर्जा दिवस भारत में आज किस स्रोत से ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है? अक्षय ऊर्जा स्रोतों से या परंपरागत कोयला आदि से? किससे ज्यादा बिजली बनती है? तो आप कहोगे सर आज भारत में ज्यादा ऊर्जा
ये अक्षय ऊर्जा से बन रही है, अक्षय ऊर्जा से। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस कमिश्नरेट या कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था चालू है, या उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? देखिए, उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हो जाते हैं? कुल जिले 75, 75 जिले हैं। इनमें से 7 जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था चालू है, इनमें 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरी, और 68 जिले ऐसे जिनको पुलिस जिला कहा जाता है, 68 जिले ऐसे जिनको पुलिस जिला कहा जाता है। 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी। सबसे पहले पहला और दूसरा ये लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जिसे साथ ही नोएडा पुलिस कमिश्नरेट भी कह देते हैं। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट को क्या कहते हैं? नोएडा। फिर साथ ही कानपुर और वाराणसी, तीसरे चौथे 2021 में ये कानपुर और वाराणसी में, और फिर 2023 तीसरे चरण में एक साथ साथी 3 जगह, कहां कहां? आगरा, आगरा, गाजियाबाद, आगरा, गाजियाबाद, और एक और जगह जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही। तो लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, एक और जगह पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है, एक और जगह साथी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है। सबके सब उत्तर दीजिए। एक जगह और, बिल्कुल, प्रयागराज, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, तो इसलिए कभी कह देते हैं। तो देखिए, ये जो पहले 2 जिले थे, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये 2020 में, फिर साथ ही कानपुर और वाराणसी 2021 में, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज ये याद रखेगा 2023 में। तो कुल 7 जिलों में ये आप कहोगे पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। जबकि 68 जिले कितने पुलिस जिले? जबकि उत्तर प्रदेश में रेंज कितनी है? पुलिस रेंज 18, और पुलिस जोन कितने हैं? 8 साथी पुलिस जोन है, 18 रेंज है, 68 पुलिस जिले, और 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था होती है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चीफ हैं उनकी रैंक कौन सी होती है? तो इनको डीजीपी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए, प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं। एक बार आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप इस क्लास के लिंक को शेयर जरूर कर देना। ये यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी की आज साथी पहली क्लास है। अब जितना सपोर्ट करोगे, आप अभी मेरी क्षमता जानते नहीं है। जो पहले से एग्जाम से पढ़ा है या 60,244 से बाहर है, वो जानता है कि दिन रात एक कर देंगे तुम लोगों के पीछे। बस तुम्हारा थोड़ा सा उम्मीद होती है कि मैं आपको अपना जैसे भाई बोलता हूं, बहन बोलता हूं, तो सच में उस तरीके के दिल से मानते भी हैं। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना और मेरे साथ के साथ क्लास में याद करते चलना। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? देखिए, विक्रम सेठ की पुस्तक है। ये अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक थे, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय। फिर इन्होंने लिखी अ सूटेबल गर्ल, इनकी किताब अ सूटेबल गर्ल। इनके किताब आई द गोल्डन, इनके किताब आई भैया द गोल्डन, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल, ये 2 कर लीजिए। जबकि सलमान रुश्दी की किताब अभी इन्हीं की किताब आई है 11th आवर, 2025 में इनकी नई किताब आई है जिसका नाम है 11th आवर। विक्ट्री सिटी भी साथी इन्हीं की किताब है, विक्ट्री सिटी ये भी इन्हीं की किताब है। नाइफ नाम से इन्होंने एक मेमोर लिखा है, नाइफ नाम से, QUICHOTTE, इस नाम से भी इनकी किताब है। इसके अलावा साथी मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन ये इनकी बुकर पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता, ये सब किसकी किताब है? सलमान रुश्दी की किताब है। जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान ये खुशवंत सिंह की किताब है। भाई, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है? कहोगे सर खुशवंत सिंह की।
ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, मेरे साथ रिवाइज करो। ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर तुम्हें पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बिठा दूं तो क्या तुम खुश रहोगे? बोलो सर नहीं। सेठ जी का सूटेबल बॉय, सेठ जी की सूटेबल गर्ल, सलमान रुश्दी, 11th आवर, विक्ट्री सिटी, नाइफ और साथी मिडनाइट चिल्ड्रन। पांचवें का उत्तर क्या चाहता है? बी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से साथियों इनमें से कौन सा रोग होता है? कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेन कॉपी लेकर बैठना। देखिए भैया, जो बेरी बेरी होता है ये विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से। जो स्कर्वी होता है ये विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड जिसको एस्बोरिक अम्ल कह देते हैं। जबकि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी जिसको कैल्सीफिरोल कह देते हैं, जिसे साथी कैल्सीफिरोल, ये बच्चों में होता है। जबकि इसकी कमी से ही ऑस्टियोमेलेसिया करके एक बीमारी होती है जो साथी बड़ों में होती है। अडल्ट जो होते हैं उनमें कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी होती है। देखिए विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील होते? जल में घुलनशील। जबकि विटामिन ई, डी, ई के, ए डी ई के, इसको शॉर्ट में कीड़ा भी कह देते हैं, ये साथी वसा में घुलनशील होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। छठे का उत्तर बिल्कुल सटीक क्या जाता है? बी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। डीप फेक अपराध ये किस तकनीक से जुड़ा है? डीप फेक अपराध ये किस तकनीक से जुड़ा है? जैसे अक्सर आपने देखा होगा किसी हीरोइन का फोटो लगा दिया, किसी हीरो की आवाज लगा दी, उल्टी सीधी वीडियो जो बनाई जाती हैं तो उसको डीप फेक कहते हैं। फेक माने नकली और डीप फेक मतलब इतनी ज्यादा नकली चीज बनाना कि असली और नकली में पहचान ना हो पाए, असली और नकली में पहचान ना हो पाए। तो याद रखिएगा डीप फेक अपराध ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि भारत की पहली एआई सिटी, भारत की पहली एआई सिटी या भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर ये लखनऊ बनाए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन सा बनाए? लखनऊ आपका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा अधिकतम कितने मूल्य का सिक्का ढाला जा सकता है? देखिए ये नया कानून है सिक्के ढालने से संबंधित, जिसको कॉइनेज एक्ट 2011 कहते हैं, सिक्का अधिनियम 2011। सिक्के ढालने का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन अधिकतम कितने मूल्य का? याद रखना भारत में 4 जगह साथी, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। चारों को रिपीट करो अपने मुंह से। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। कितनी जगह कहोगे सर? 4 जगह। कितनी जगह कहोगे सर? 4 जगह। मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। अच्छे से याद रखिएगा मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। एक्ट के द्वारा मुंबई, नोएडा सिक्का जो ढाला जा सकता है वो 1000 रुपए तक का। कितने रुपए तक का? 1000 रुपए तक का। जबकि जो आरबीआई का एक्ट है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा जो नोट प्रिंट आदि करने का अधिकार दिया गया है ये आरबीआई को दिया गया है और आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट प्रिंट कर सकती है। आरबीआई को नोट प्रिंट करने का भारत में 4 स्थानों पर नोट प्रिंट होते। 107 नासिक करेंसी नोट प्रेस, एक हो जाता है देवास मध्य प्रदेश बैंक नोट प्रेस, एक हो जाती है सालबोनी, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, यहां पे भी नोट छापने की फैक्ट्री है।
और चौथी हो जाती है, याद रखेगा, मैसूर। चौथी क्या हो जाती है? मैसूर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। भारत में नोट प्रिंटिंग की 4 जगह बताओ। इसको रिपीट करो मेरे साथ। भारत में नोट प्रिंटिंग की 4 जगह बताओ। कहोगे सर नासिक, सालबनी, देवास, मैसूर। आपको टकसाल पूछेगा, सिक्के ढालने की 4 जगह, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। 8वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईटीबीपी की स्थापना, तो जो भारत के केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, अर्धसैनिक बलों की स्थापना देख लीजिए कि किस अर्धसैनिक बल की स्थापना ये किस वर्ष हुई है। इनमें सबसे पुराना है असम राइफल्स। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। 1835 कचार लेवी के नाम से। किस नाम से? कचार लेवी के नाम से। फिर आ जाता है सीआरपीएफ, सबसे बड़ा। 27 जुलाई 1939 को स्थापना, 1949 में नाम चेंज हुआ। फिर आ जाता है भैया आपका आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये 24 अक्टूबर 1962 को। फिर आ जाता है सशस्त्र सीमा बल, ये 7 1963 को। फिर इसमें 5वीं आ जाती है बीएसएफ, 1 दिसंबर 1965 को। छठी आ जाती है सीआईएसएफ, ये 1969 में। फिर आ जाती है 7वीं एनएसजी। फिर क्या आ जाती है इसमें? एनएसजी, जिनको ब्लैक कैट कमांडो भी कह देते हैं, 1986 में। इसमें आपसे पूछे सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ, सबसे बड़ा। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? असम राइफल्स, सबसे पुराना। तो कहोगे सर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना 1962 में हुई है, और ये भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? आईटीबीपी की। यही संस्था 1972 से, जब से 1972 से कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित कराती है। भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, जो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर पर्वत है, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत, तो कैलाश मानसरोवर पर्वत को कौन सी संस्था? आईटीबीपी आयोजित कराती है। कौन सी संस्था? आईटीबीपी आयोजित कराती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिए अगर नॉर्मल तौर पर क्वेश्चन पूछे तो कोई बात नहीं, नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, कंटेनर बंदरगाह जो सत्य कंटेनर होते हैं इनमें डील करता है। कंटेनर की आवाजाही के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। या ये पूछेगा कि माल की मात्रा के, माल की मात्रा के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर, कि भाई किस बंदरगाह से कितना माल दूसरे देशों को सप्लाई हुआ या आया है, मात्रा के हिसाब से पहला हो जाता है पारादीप। पारादीप पूरे देश का लगभग 18.5% कार्गो हैंडल करता है। और दूसरे नंबर पर हो जाता है दीनदयाल बंदरगाह कांडला, दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, ये लगभग 16%। तो पारादीप याद रखिएगा उड़ीसा में, उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है, ये माल ढुलाई के आधार पर या माल की मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? पारादीप। जबकि सेकंड नंबर पे क्या जाता है? दीनदयाल कांडला। जबकि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र, जिसको नावा शावा भी कह देते हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है? नावा शावा। और नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो मुंबई का उत्तर दे देंगे, लेकिन असल में मुंबई सबसे बड़ा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट है वो जेएनपीटी, जिसको नावा शावा कह देते। और मात्रा, माल की मात्रा के आधार पर उड़ीसा का पारादीप सबसे बड़ा, और सेकंड नंबर पर गुजरात का कांडला बंदरगाह। 10वें का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? अगर आपसे पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई, भारत में पहली जनगणना, प्रथम जनगणना, यह नियमित नहीं थी। अगर आपसे इसी में पहली नियमित
या साथी पहली समकालिक जनगणना पूछे, पहली नियमित या पहली समकालिक जनगणना पूछे, पहली नियमित या पहली समकालिक जनगणना। पहली जनगणना कब थी? 1872 में मेयो के समय पर, 1872 में गवर्नर जनरल मेयो के समय पर। जबकि पहली नियमित या समकालिक ये 1881 में रिपन के समय पर, और ये 1881 में ही WC प्लाउडीन करके के नाम था। WC प्लाउडीन ये पहला जनगणना आयुक्त बना। भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन बनाए? कहोगे सर WC प्लाउडीन। भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन बनाए? WC प्लाउडीन बनाए। 11 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन अनुसंधान केंद्र आपके पेपर में पूछता है। जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए जमशेदपुर में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टाटा स्टील भी कह देते हैं, टिस्को, ये भारत की पहली स्टील फैक्ट्री थी। वही जयपुर में याद रखिएगा हवा महल, जयपुर में हवा महल। जबकि हैदराबाद जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को लेकर संस्थान भी है। हैदराबाद में मांस और पोषण अनुसंधान संस्थान भी है। हैदराबाद में तिलहन अनुसंधान संस्थान भी है। हैदराबाद में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र भी है। हैदराबाद में ही सुनामी चेतावनी केंद्र भी स्थित। देखना बच्चा, आप ठीक हुई। 1-2 सेकंड के लिए बीच में कोई दिक्कत आए, आप एकदम परेशान मत हुआ कीजिए। मेरी आवाज में इतनी दिक्कत है, मेरा गला इतना परेशान है, मैं जानता हूं ऐसा लग रहा है किसी ने छील दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारे हौसले के लिए खड़ा हूं ना। क्यों खड़ा हूं मैं? क्योंकि मैं अपने बच्चे छोटे भाई बहन को कुछ पढ़ा पाऊं, उनको उनके लक्ष्य की तरफ धक्का दे पाऊं। तो तुम्हारा फर्ज बनता है नहीं रुकने का। ईमानदारी से बताइए, मुझे बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मूसी नदी के किनारे। पूछे भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। रोज शाम 6 बजे ये आपका बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और थ्योरी की तैयारी हम कहां से करेंगे? एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के मात्र 99 रुपए में शंखनाद। बहुत सारे लोग चौंक गए कि भैया आपको 99 क्यों किया? बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं तुम सबको दिखाना चाहता हूं कि थ्योरी की ताकत क्या है। तो तुम सबके सब आज किसी भी तरह शंखनाद से जरूर जुड़ जाना। राष्ट्रीय आय का अनुमान, यह साथी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यह संगठन वर्तमान में एनएसओ में मर्ज हो गया है। एनएसओ में इसको समाहित किया गया है। एनएसओ में समाहित। अब सभी जानते, अच्छे से याद रखिएगा यदि इसमें आ गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान में 4थे स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? कहोगे सर 4थे स्थान पर। तीसरे पर जापान, दूसरे पर चीन, पहले पर अमेरिका। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी? अमेरिका की, फिर चीन की, फिर जापान की। 4थे स्थान पर किसकी है? कहोगे सर भारत की। तो ये एनएसओ में इसको समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आय का अनुमान ये एनएसओ के तहत ही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये लगाता है। और ये साथी 3 तरीके से लगाता है, 3 तरीके से। एक तो इनकम मेथड से, जिसको आय का तरीका कहते। एक साथी उत्पाद या प्रोडक्ट मेथड से, एक प्रोडक्ट तरीके से, और एक याद रखिएगा व्यय एक्सपेंडिचर के मेथड से। 3 तरीके से। तेरे का उत्तर सी पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये उस साल 4 युद्ध, मतलब उस समय के आसपास
ये 4 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण लड़े गए, इनको लिख लीजिएगा। 1757 ये साथी अंग्रेज, ब्रिटिश जिनको कह सकते हैं, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी कहोगे सर, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। फिर आ जाता है 1759 नवंबर का समय, बैटल ऑफ बेदरा भी कह देते, या इसको चिंसूरा का युद्ध भी कह देते हैं। चिंसूरा का युद्ध ये अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में लड़ा गया। डचों की हार हुई है डच के बीच में। तीसरा 1760 में ये वांडी वाश का युद्ध, इनकी साल याद कर लीजिएगा। जो वांडी वाश का युद्ध था ये अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में, इसमें फ्रेंच की हार हुई। और 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, ये अंग्रेज एक तरफ थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेजों के और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। 1759 में बेदरा या चिंसूरा का युद्ध, अंग्रेजों डच के बीच में। 1760 वांडी वाश का युद्ध, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो यदि आपको 4 युद्ध दे दिए और पूछे इनमें से पहला कौन सा हुआ था, तो आप उत्तर दे दोगे ना? चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी बताइए, राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर जिसको कह देते, फूल भी कह देते, राजकीय वृक्ष भी बताइए, राजकीय वृक्ष भी बताइए, राजकीय खेल, और उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली। मछली हो जाती है चीतल, खेल हो जाता है फील्ड हॉकी, वृक्ष है अशोक का वृक्ष, फूल हो जाता है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है अपना? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कहोगे सर, सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। जबकि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। देखिए सभी साथियों को बता दूं, आप सभी की थ्योरी की टेंशन फ्री करने के लिए और आप पर कोई भी आर्थिक बोझ ना पड़े, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 99 में, 99 रुपए में, ना 500 चाहिए, ना 400, ना 300, ना 200, ना 100। ये साथी शंखनाद बैच है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और हिंदी में पढ़ाऊंगा सभी सब्जेक्ट की साथी, फुल क्लास, फुल लाइव क्लास 6 से 7 घंटे की, और फुल नोट्स, बाइलिंगुअल, सब कुछ साथी ये 12 जनवरी से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शुरू होंगी। तो आज सबके सब प्रॉमिस कर लो भैया, आज ही हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब मेहनत में कसर मत करना बस। इनमें से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो देखिए आपको कुछ मुख्य फसल लिख लीजिए। जो खरीफ फसलें होती है ये वर्षा ऋतु के मौसम में बोई जाती है, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है धान की फसल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। बोलो मेरे साथ साथ रिपीट करते चलो, बाद की टेंशन नहीं है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, अरहर की दाल जो होती है वो भी, अरहर जिसको तूर दाल भी कह देते हैं, अरहर जिसको तूर दाल भी कह देते हैं। ये सब खरीफ की फसलें हैं, ये सब खरीफ की फसलें। जबकि तो इसमें से पूछा है कौन सी? धान साथी खरीफ की है, गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सब रबी की फसल है, ये सब रबी ऋतु की फसल है। बाकी तीनों किसकी है? रबी ऋतु की फसल। इंस्टाग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इंस्टाग्राम, ये साथी शॉर्ट वीडियो जिन्हें रील्स भी कह देते हैं, शॉर्ट वीडियो जिनको रील्स भी कह देते हैं, शॉर्ट वीडियो कह लो जिनको रील्स भी कह दिया जाता है। और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया है, जिस पर आप छोटी वीडियो और फोटो को शेयरिंग, ये सोशल मीडिया है। फोटो शेयरिंग
सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक दो व्यक्ति थे, केविन सिस्ट्रोम। इसके संस्थापक केविन सिस्ट्रोम, मेरे साथ बोलो। इसके संस्थापक कौन थे? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। माइक क्रीगर, केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर इसके संस्थापक थे। साल 2010 में स्थापना हुई थी। इसका शुरुआती नाम था बर्बन। इसका पुराना नाम क्या था? इंस्टाग्राम का बर्बन इसका पुराना नाम था। लिख के बताइए सब कुछ। आपसे पूछेगा कि भाई इंस्टाग्राम का पुराना नाम क्या था? बर्बन। शॉर्ट वीडियो जिनको रील्स कह देते और फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया। संस्थापक में केविन सिस्ट्रोम, माइक क्रीगर। अमेरिका में साथ ही इसकी स्थापना हुई है, अमेरिका में। जबकि इसका पुराना नाम क्या है? बर्बन। देखिए 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई, 2009 में। 2010 में इंस्टाग्राम, जबकि 2011 में स्नैपचैट की स्थापना हुई है। स्नैपचैट की स्थापना 2011 में। पूछे नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? भारत के संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो देखिए भाग 6, इसमें तो राज्य संबंधी प्रावधान है। भाग 5, इसमें संघ संबंधी। भाग 3, फंडामेंटल राइट। जबकि ये जो पार्ट 4 है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। और देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है। क्वेश्चन की तहक में चले जाइए, क्वेश्चन की अच्छे से तहकीकात कर लीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा है तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। यह साथी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। यदि आपसे बंगाल का पूछता, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका उत्तर वारेन हेस्टिंग्स होता। वारेन हेस्टिंग्स। अब इसमें से आपका कोई उत्तर बना? अब अगर यहां पर भारत का देके ना कह के यह बंगाल का देना चाहिए था। क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ हुई है, क्योंकि भारत की बात करें, अगर पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, पहला गवर्नर जनरल, ये तो विलियम बेंटिक था। याद आया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक 1833 में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। जबकि जो वारेन हेस्टिंग्स था, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का। 19 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल बांध, ये इनमें से किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध इनमें से किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल। आपको यह भी बताना है सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी, यह साथी कब साइन की गई? इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? किस स्थान पर इस पर हस्ताक्षर किए गए? और किस किसने इस पर हस्ताक्षर किए थे? इंडस वाटर ट्रीटी पर किस किसने हस्ताक्षर किए? सब के सब उत्तर देना। देखिए यदि रावी रिवर की बात आ जाए, रावी रिवर की बात आ जाए, तो रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध भी कह देते हैं, रणजीत सागर बांध। इसी को थीन बांध भी कह देते हैं, थीन बांध भी कह देते हैं। चेनाब पर याद रखिएगा, चेनाब पर आ जाता है आपका रतले दुलहस्ती सलाल, सलाल रतले दुलहस्ती परियोजना, सलाल रतले दुलहस्ती परियोजना। यदि व्यास रिवर की बात आ जाए तो व्यास पे हो जाता है पोंग, पोंग बांध और पंदेह बांध, पोंग बांध और साथी पंदोह बांध। ये किस पर स्थित? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान में। पूछेगा कि जो सिंधु नदी जल समझौता था, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? आप कहोगे सर इंडस वाटर ट्रीटी पर 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को यह समझौता। और इस पर हस्ताक्षर कहां पर हुए? कराची पर, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। 20 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है।
लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में साथी किस तत्व की कमी होती है इनमें से, जिसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती? लेकिन ये तंबाकू आदि के उत्पादन के लिए, तंबाकू आदि के उत्पादन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मृदा दिवस भी बताइए, विश्व मृदा दिवस भी बताइए। विश्व मृदा दिवस और मृदा स्वास्थ्य योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कब से शुरू है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये 2015 से भारत में चालू है। और जो मिट्टी होती है उसके अंदर 12 चीजें मापी जाती हैं, उसके अंदर 12 चीजों का आकलन किया जाता है। याद रखिएगा, विश्व मृदा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को होता है, प्रत्येक वर्ष। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें याद रखिएगा, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, ये तीन संस्थाओं के गठन की बात करता है। एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली, एक प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग, और तीसरा मानवाधिकार न्यायालय, तीसरा मानवाधिकार न्यायालय, इनके गठन की बात करता है मानवाधिकार न्यायालय। देखिए, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति का अधिकार तो राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनको कौन हटाता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कौन हटाते हैं? तो राष्ट्रपति। अब राज्य है, राज्य अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो कहोगे सर राज्य सरकार को या फिर राज्यपाल को। अब इसमें यह भी आपको बताना है कि रिटायरमेंट आयु कितनी होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के, राज्य मानवाधिकार आयोग के ये साथी किसको, अच्छे से याद रखिएगा, ये राज्य सरकार को सौंपेगा। किसको भैया? राज्य सरकार को सौंपेगा। इसमें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, और वही 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें जो भी पहले हो जाए, ये साथी इसका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु में ये हटा दिए जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हो जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हो जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस। तब सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख अंगों की बात करेंगे। इसमें सक्रिय वगैरह कुछ नहीं कह रखा, तो आपको टोटल अंग बताने हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, यूनाइटेड नेशंस जिसको हम लोग सचिवालय कह देते, सचिवालय कह देते। फिर इसमें आ जाता है इकोसोक आ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है, और जो साथी ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हमसे पूछे कितने मुख्य अंग है, सक्रिय की बात नहीं हो रहा। सक्रिय पूछता तो 5 होते, सक्रिय पूछता तो 5, और कुल मुख्य अंगों की बात करें तो 6 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच साथी कितना होता है? यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। याद रखिएगा 7.4, 7.4 जो खाने का नमक होता है उसका साथी 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में बताना है। देखिए क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़े 2 पूछे तो बताइए, जनसंख्या में सबसे बड़े बताइए। जनसंख्या में, जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज, फिर साथी सेकंड नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे पर गाजियाबाद। क्षेत्रफल पहला स्थान लखीमपुर खीरी,
पहला स्थान लखीमपुर खीरी का हो जाता है, दूसरा स्थान सोनभद्र का हो जाता है। सोनभद्र का क्षेत्रफल में सबसे छोटा हापुड़, जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा। तो लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। तो देखिए लगभग 30%। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि इत्यादि सब मिला दें वो 24%। ये साथ ही जो द्वितीय क्षेत्र है जो उद्योग इत्यादि हो जाते हैं, उद्योग इत्यादि, ये कितना हो गया 54। और 40% कौन सा क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र है। 40% सेवा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला ये सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, सेवा। कितना परसेंट देता है, 40%। विनिर्माण 24%। जबकि 30% के तकरीबन क्या जाता है, यह प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि भी शामिल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, याद रखिएगा 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942। देखिए जब ये बहुत मिलते जुलते हो जाते हैं। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो इसकी साथी घोषणा की गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो इसकी क्या की गई घोषणा। और ये अगले दिन साथी 9 अगस्त से शुरू होना था। अब इसके दोनों उत्तर है तो इसमें को 10 कर लो, फिर आपका साथी 8 अगस्त बिल्कुल से हो जाएगा क्योंकि बहुत ही निकटतम आ गए। 8 अगस्त 1942 और अगले दिन 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को घोषणा की। अगले दिन अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर महत्वपूर्ण जो कांग्रेस के नेता थे, जीरो आवर चलाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से। मुंबई से। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जैव मंडल संरक्षण दिवस का पूछे कि भाई जैव मंडल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उत्तर दोगे प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को जैव मंडल संरक्षण दिवस होता है। प्रत्येक वर्ष कौन से दिन? 3 नवंबर को जैव मंडल संरक्षण दिवस होता है। भारत में पहला जैव मंडल क्षेत्र जो था, यह नेशनल पार्क से भी बड़े एरिया होते हैं। पहला जैव मंडल नीलगिरी 1986 में, 1986 में। वर्तमान में 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं। वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18। जबकि इनमें से 13 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा, जो कि 13वां कोल्ड डेजर्ट करके हिमाचल प्रदेश का है, जिसे 2025 में मान्यता मिली है। 2025 में मान्यता मिली है। इनमें सबसे बड़ा यह कच्छ का रण है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देखें, देखो नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल क्षेत्र है। नीलगिरी भारत का पहला 1986 में। वर्तमान में टोटल 18। जैव मंडल संरक्षण दिवस 3 नवंबर। जबकि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त ये 13 हैं। 13वां 2025 में मान्यता मिली है हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को। हिमाचल प्रदेश के कहोगे बड़े भैया कोल्ड डेजर्ट को। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास? देखिए भारत और नेपाल के बीच में जो मैत्री संधि है, हमारे जो संबंध है वो 1950 की मैत्री संबंधी, मैत्री ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी या मित्रता समझौते पर आधारित है। 1751 किलोमीटर की सीमा है। भारत के 5 सीमा से सटे हुए हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है भैया। इसमें से यूपी के 7 जिले ये नेपाल की सीमा से टच करते हैं। यूपी के कितने जिले? 7 जिले। सूर्य किरण अच्छे से याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में का यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद से? यूपीएससी पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ था।
1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन हुआ था ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार अधिनियम 1919 और ली आयोग की सिफारिश पर, उस समय इसका नाम दूसरा हुआ करता था। फिर जब देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 280 में वित्त आयोग, तो याद रखिएगा 315। 315 में किसका गठन है? यूपीएससी। यूपीएससी पहली बार कब बनी? सबके सब दोहराओ, यूपीएससी पहली बार कब बनी? 1 अक्टूबर 1926। तो सबके सब साथी इससे जुड़कर थोड़ा सा साथ चाहिए तुम सबका। रिजल्ट में भी बच्चा इसी टीम ने 60,244 में झंडे गाड़े थे, तुम सबको पता है। सबसे ज्यादा पेपर फंसाया था। क्यों फंसाया था? क्योंकि बच्चा सिलेबस का एकदम गूढ़ कर ये ज्ञान है कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबके सब इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। और हिंदी इस बार बच्चा मैं खुद पढ़ाऊंगा हिंदी इस बार। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी कंप्लीट। इसमें केवल आपसे गुरु दक्षिणा चाहिए। 12 जनवरी से इसकी क्लास शुरू है, सोमवार से। तो 12 जनवरी का वेट मत करना, आप लोग सबके सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आज ही साथी शंखनाद बैच से जुड़ जाना। इसमें विपुल सर से लेकर प्रीति मैम कंप्लीट इतनी बेस्ट आपको क्लासेस मिलेंगी, याद करोगे। नीली क्रांति का संबंध साथी किससे है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, मिल्क के उत्पादन से, श्वेत क्रांति या जिसको ऑपरेशन फ्लड कह देते हैं, ऑपरेशन फ्लड 1970 से। अनाज के उत्पादन से संबंधित यह हरित क्रांति हो जाती है। तिलहन के उत्पादन से संबंधित 1986 से यह पीली क्रांति हो जाती है, पीली क्रांति। इसी में साथी आपसे ब्राउन पूछ लेता है, ब्राउन। तो ब्राउन में याद रखिएगा यह लेदर, चमड़ा और कोकोआ अर्थात कॉफी से संबंधित। ग्रे पूछ लेता अंग्रेजी में, तो यह खाद, रासायनिक खाद आदि से संबंधित, रासायनिक खाद आदि से संबंधित। यदि साथी गुलाबी क्रांति पूछे, गुलाबी क्रांति, तो यह प्याज आदि से संबंधित है। लाल क्रांति पूछे तो यह टमाटर और मांस से संबंधित है, टमाटर और मांस से। लाल क्रांति टमाटर मांस, गुलाबी प्याज, ग्रे खाद, ब्राउन चमड़ा। और काली क्रांति किससे संबंधित है? यह पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। 31 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। मछली उत्पादन से नीली क्रांति। का भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? यह भारत का पहला समाचार पत्र भी था, अंग्रेजी भाषा में छपा, अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से छपता था। कहां से? कोलकाता से। और इसके संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। इसके संस्थापक कौन थे? कहोगे सर जेम्स अगस्टस हिक्की। इसको बंगाल जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे, इसे बंगाल जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, और इसे बंगाल गजट भी कहा जाता था। इसी को बंगाल गजट। आपातकाल संबंधी प्रावधान ये किस देश से लिए गए? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक भी बार नहीं लिया गया। भाग 18, भाग 18। तो कहोगे सर अमेरिका से यह स्वतंत्र न्यायपालिका महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका महाभियोग। फंडामेंटल राइट भी हमने कहां से लिए? मौलिक अधिकार भी अमेरिका से। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, एकल सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के प्रावधान। आयरलैंड से साथी डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 लोगों का नामित होना, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। जबकि जर्मनी के वीमर संविधान से हमने आपातकाल के प्रावधान लिए। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने आपातकाल के प्रावधान लिए। नई जीएसटी दर के अनुसार ट्रैक्टर पर कितने प्रतिशत जीएसटी है? देखिए 56वीं जो साथी अपनी जीएसटी परिषद की बैठक थी, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में,
इसमें जीएसटी में सुधार हुए, जिसे जीएसटी 2.0 कहते हैं। ये 22 सितंबर 2025 से लागू। जीएसटी 2.0 किससे लागू है? 22 सितंबर 2025 से। पहले साथी इसमें जो 12% हुआ करता था ट्रैक्टर पर, अब वो घटकर कितना हो गया है? 5% हो गया है। पहले ट्रैक्टर पर कितनी जीएसटी थी? 12%। अब कितनी हो गई है? 5% हो गई है। 34 का उत्तर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा 1974, 1998। पहला, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, पहले परमाणु परीक्षण को जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। दूसरे को ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये साथी पोखरण राजस्थान में, पोखरण राजस्थान। अग्नि 5 क्या है? अग्नि 5 भारत में ये साथी क्या है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। 7000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये साथी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो ठोस ईंधन से चलती है। ज्वालामुखी जो होते हैं मुख्य किस प्लेट की सीमा पर पाए जाते हैं? जैसे अपना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी जिसको कह देते हैं, प्रशांत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसी प्रकार से जापान का माउंट फ्यूजी, जापान का माउंट फ्यूजी आदि। तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जहां साथी प्लेट आपस में टकराती हैं, जिससे सबडक्शन जोन कहते हैं, यहां पर ज्वालामुखी प्राय पाए जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो देखिए 1913 में। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक लाला हरदयाल जी। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। जबकि इसके पहले अध्यक्ष जो थे, इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे सोहन सिंह भाकना। पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। जबकि अमेरिका में इसकी स्थापना, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी साथी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। मेरे साथ दोहराइए, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913। संस्थापक लाला हरदयाल। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 से यह कैग की नियुक्ति होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यह कैग का कार्यकाल होता है। पूछा, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, जहां सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज हुई। भारत की पहली रिफाइनरी भी यहीं पर स्थित है। भारत की पहली तेल रिफाइनरी भी यहीं पर स्थित है, जिसको डिगबोई रिफाइनरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, असम जो है, डिगबोई असम में स्थित है। असम भारत का सबसे पुराना। इनमें से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी एक सोशल मीडिया? तो टिंडर, स्नैपचैट, फेसबुक तीनों है। WPS ऑफिस ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अब साथी सबके सब इतना अपना स्कोर बताइए कि आज की इस क्लास में आपका स्कोर क्या है। बिल्कुल बेसिक क्लास थी और सबके सब थ्योरी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के शंखनाद बैच से जुड़कर तैयारी कीजिए। बढ़िया टीम है बच्चा, अनुभवी। सबसे पहले 41,520 2018 की भर्ती, फिर 49,568 जेल वार्डर, 60,244, हजारों का सिलेक्शन। मेहनत जो बच्चे लगे हुए, एक बार पूछ लो, कोई कह दे कि ना पढ़े तो बताना। और केवल तुमसे क्या ले रहा हूं? गुरु दक्षिणा। इतना तो तुम पे हक बनता है। आ जाती है एज रिलैक्सेशन आदि के बाद। पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर चीज। MP ML आज 20-25 MP MLA से बच्चे मिले, जल्दी आपके लिए खुशखबरी आएगी। तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे एक बार बच्चा थ्योरी में मौका दो। इस गुरु का तुमसे एक निवेदन प्रार्थना कि एक बार मुझे थ्योरी में मौका दो, और तुम देखो कि फिर कहीं तुलना कर लेना।